और अब अगला पैनल हम शुरू करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे बीच मौजूद हैं चिंतयानंद स्वामी जी। उनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। उनसे भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि सनातन से संबंधित तमाम और भी विषय हैं जिनसे हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन अब मैं बुलाना चाहूँगी मदन कौशिक जी को, मंत्री आपदा प्रबंधन एवं पंचायती राज उत्तराखंड सरकार, प्लीज आए। और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंद्रा सर को भी बुलाऊंगी कि उनका स्वागत करें पुष्प देकर। तो मदन कौशिक संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं और लगातार वो हर मुद्दे पर बखूबी बोलते हैं और जनता के बीच मौजूद रहते हैं, हमेशा हर मुद्दे को उठाते हैं। अब उनसे हम बातचीत करेंगे। मेरे सहयोगी कुंदन को मैं बुलाना चाहूँगी आए। और अब मदन कौशिक जी से सवालों का जो सिलसिला है वो शुरू होगा, क्योंकि कई मुद्दे हैं। चाहे हम बात करें आयुष वेलनेस की बात करें, इसके विषय में बात करेंगे, विस्थापन की भी बात करेंगे। तमाम अहम मुद्दे हैं जिस पर अब हम चर्चा करने वाले हैं मदन कौशिक जी से। शुक्रिया दीपाली। मदन कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समृद्धि संवाद कार्यक्रम में। थैंक यू, धन्यवाद कुंदन जी। मदन कौशिक जी उत्तराखंड में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। चुनाव हारते नहीं हैं, ये 4 बार मंत्री रह चुके हैं और इनके एक्सपीरियंस का सदुपयोग जो है उत्तराखंड सरकार कर रही है और बहुत महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे हैं, पंचायती राज, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास और आयुष विभाग। मदन जी, आप तमाम सवाल लेंगे, लेकिन एक सवाल बेहद महत्वपूर्ण है कि आपको मंत्रिमंडल में जगह, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर, क्या लेट से मिली? क्योंकि आप पिछले 3 मुख्यमंत्रियों के साथ भी काम कर चुके हैं, संगठन से लेकर के, चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, संगठन से लेकर के सरकार में रहने का आपको एक्सपीरियंस है। देखिए कुंदन जी, पहले तो मैं जी मीडिया को बधाई देना चाहता हूं कि एक सुंदर और व्यवस्थित कार्यक्रम जनता तक, अंतिम छोर तक पहुंचने का एक बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म है। इसके लिए मैं, रमेश चंद्रा जी मेरे सामने बैठे हैं और उनकी पूरी टीम, आप सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक सवाल इस चीज़ का है कि देखिए, पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की एक अपना काम करने का तरीका है। कार्यकर्ता को काम मिले, ये भाव कार्यकर्ता के मन में भी रहता है और नेतृत्व के मन में भी रहता है। जब भी उसको जो दायित्व मिलता है वो दायित्व वो उसी रूप में निभाकर पार्टी मजबूत करे और समाज के बीच में एक अच्छा काम करे, ये भाव रहता है। हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं महेंद्र भाई। अब आप देखो, विधायक भी रहे, अब अध्यक्ष भी रहे, मेरे बाद अध्यक्ष बने और राज्यसभा में भी है। लेकिन जब विधायक नहीं थे, अध्यक्ष भी नहीं थे, राज्यसभा में भी नहीं थे, काम करने की गति वही थी। सारे प्रदेश में जाना, घूमना, काम करना, कार्यकर्ताओं से संवाद करना, पार्टी को मजबूत करना। तो ये पार्टी का एक ऐसा निर्णय होता है जिसमें हर कार्यकर्ता के रूप में कहाँ काम लेना है, किस समय लेना है, उस रूप में लेते हैं। मंत्री बनाया, मंत्री से पहले मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहा हूँ, मैं पार्टी का अध्यक्ष रहा हूँ, उपाध्यक्ष रहा हूँ, विधायक रहा हूँ, मंत्री रहा हूँ, अनेक दायित्व रहे। तो जहाँ जब मिला उस पर ही काम किया, आगे बढ़े। सर, आपदा प्रबंधन विभाग भी आपके पास है। अभी तक तो बहुत बेहतर तरीके से 4 धाम यात्रा चल रही है। महेंद्र भट्ट जी ने भी कहा कि 30 लाख जो श्रद्धालु आ चुके हैं, लेकिन चुनौतियां अब शुरू होने वाली हैं क्योंकि अगले 15-20 दिनों में बारिश शुरू होगी और उसके बाद आपके विभाग और यहाँ जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उनके लिए चुनौतियाँ होंगी। क्या तैयारी है सर इस बार के लिए? देखिए, एक तो मैं आपको बताता हूं कुंदन जी, उत्तराखंड राज्य में जो आपदा प्रबंधन का तंत्र है वो देश में किसी भी राज्य में आप जाएंगे सबसे अच्छा तंत्र है यहाँ पर। और उस तंत्र को इतना बड़ा विकसित किया हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी हों या त्रिवेंद्र रावत जी हों, कि आज आप देखेंगे कि आपदा को लेके हम लोग निरंतर 3 प्रकार से हम तैयारी करते हैं। आपदा से पहले की तैयारी, आपदा के समय की तैयारी और आपदा के बाद की तैयारी। आपदा से पहले की तैयारी में हम लोग मॉक ड्रिल करते हैं, सारे जिलों में अलग अलग किस प्रकार की व्यवस्था बन सकती है उसकी तैयारी करते हैं। उस आपदा की तैयारी से, आपदा से पहले हम लोग तैयारी करते हैं, हमारे आपदा मित्र, आपदा सखी, उनको हम ट्रेनिंग करते हैं, उनको हम तैयार करते हैं कि
किस प्रकार व्यवस्था अगर आ जाए तो किस प्रकार काम करना है। इसके साथ साथ हम लोग लगातार, चाहे वो सेना हो, चाहे वो NDRF हो, चाहे वो भारत सरकार के ऐसे विभाग हों, राज्य सरकार के संपूर्ण विभाग हों, इन सब के साथ लगातार निरंतर बैठक करते हैं कि समन्वय किस प्रकार होगा। और ये मुख्यमंत्री स्तर पर भी होता है, मंत्री स्तर पर भी होता है, सचिव स्तर पर भी होता है, चीफ सेक्रेटरी स्तर पर भी होता है। यानी एक बड़ी तैयारी हम करते हैं। उस तैयारी के बाद फिर आपदा के समय, अगर बाई चांस भगवान करे आपदा आए ना, लेकिन अगर कभी आपदा इस रूप में आती है तो वो सारी तैयारी रहती है कि हमें आपदा के समय क्या क्या काम करने हैं। जैसा उदाहरण के तौर पर हम पहले ही 2 हेलीकॉप्टर हमारे आपदा के समय से लगातार निरंतर, एक अल्मोड़ा में रहता है, एक श्रीनगर में रहता है। किसी भी समय आवश्यकता पड़ेगी तत्काल उसको लाएंगे हमारे जिलों। यानी अगर पूरे देश में रेस्पॉन्ड टाइम समझे आपदा के समय का, सबसे मिनिमम समय उत्तराखंड राज्य का है, जो आपदा के समय तुरंत पहुंचने वाले हैं। तो एक अच्छी तैयारी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। भगवान करे किसी प्रकार की आपदा कभी ना आए, लेकिन चूंकि ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां राज्य की, तो हम लोग उसकी पूरी तैयारी पहले से किए हुए हैं। मदन कौशिक जी, आपने सही कहा कि बहुत जल्दी रिस्पांस, बहुत क्विक रिस्पांस रहता है, और मुआवजे की बात करें वो भी बहुत जल्दी दे दिया जाता है। लेकिन जो विस्थापन की दिक्कत है वो अभी देखने को मिल रही है। जो विस्थापन में इतना समय क्यों लग जाता है? देखिए, मैंने कहा कि तीसरा जो फेज होता है वो आपदा के बाद का माना जाता है, जिसमें विस्थापन है, जिसमें विस्थापन के बाद या किसी को मुआवजा देना है। देखिए, इसमें क्या है कि जब हम विस्थापन की बात करते हैं तो वो किसी भी प्रकार का विस्थापन हो, उसमें पहले देखेंगे कि क्या चीज़ की आवश्यकता है, कहाँ उनको विस्थापित करना है, उसी जगह पे करना है या उससे दूसरी जगह है, उसको ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसकी जांच करानी पड़ेगी। फिर क्या कि विस्थापन में वो सारी प्रक्रियाएं हैं जो थोड़ी सी जटिल भी मानी जाती है, लेकिन हम उसको DM के माध्यम से, अन्य प्रकार से उसको सरल बनाते हैं। आप देखोगे जहाँ जहाँ इस प्रकार की आपदा आई, वहाँ विस्थापन का काम बहुत तेजी से चला है और आज भी चल रहा है। कहीं ऐसा नहीं है जहाँ कुछ थोड़ी सी भी ऐसी बात मिलती है, तत्काल हमारी टीम जाकर उसका समाधान करती है, चाहे वो किसी भी स्तर का। पुनर्वास का जिक्र किया आपने, इसमें मुझे जानकारी है कई आपदा के बाद सालों लग जाते हैं। क्या इस टाइम को आपने पर्सनली कम करने की कोशिश की है? और आपदा के बाद चूंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पुनर्वास की, तो क्या इसमें और कम वक्त लगे, इसके लिए सरकार काम करे, आपका विभाग काम कर रहा है? देखिए, जब हम थोड़ा सा पीछे जाएं, इस प्रकार की जब व्यवस्था होती थी, कोई घटना घट गई, तो जो विस्थापन का काम है उसमें 8-8, 10-10, 15-15 साल ऐसे लगते थे। लोग आंदोलन करते थे, सड़कों पर रहते थे, भागते थे, कोर्ट में जाते थे, कोर्ट का डिसीजन होता था। अब उस सारी स्थिति को अलग किया, सिंगल विंडो सिस्टम बनाया, DM को वहाँ का इंचार्ज बनाया, DM को कहा कि आप मौके पर जाइए, आप व्यवस्था देखिए कितनी आवश्यकता है। जैसा अभी आपदा की व्यवस्था में हर जिलाधिकारी को हमने 3-3 करोड़ रुपए एडवांस पे भेज दिया, 7-7 अलग से। यानी हर जिले में इतना पैसा हमने पहले भेज दिया कि तत्काल हमारी तरफ देखना ना पड़े, शासन की तरफ ना देखना पड़े उसको, और निर्णय उसको लेना है तत्काल निर्णय ले और वही काम करें। तो इसको जितना कम से कम समय है उस पर हम जाते हैं। लेकिन सर, कितनी चुनौतियां हैं, क्योंकि चुनाव आ रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण ये कह सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में कुछ कहा नहीं जा सकता कब आपदा आ जाती है, और भगवान ना करे आए ये तो, लेकिन अब स्थिति ऐसी है, यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ ऐसी है, तो ये कितना आपके लिए चुनौतीपूर्ण है, और क्या आगे की आपकी रणनीति है चुनाव को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी मंत्री के लिए जो उस विभाग को देखता है कि हम एकदम किस रूप में खड़े हैं। लेकिन हमने इस पूरी चुनौती को एक गंभीरता से लेकर उस तैयारी को हमने पहले ही पूरा किया है। आप देखेंगे हमें कि आप अगर बद्रीनाथ में भी देखेंगे तो वहाँ हमारी टीम तैयार है। आप देखेंगे रास्ते में उधर पिथौरागढ़ जाएंगे, वहाँ टीम तैयार है। यानी हम जो हमारा पहला गांव है, पहले गांव से लगाकर और अपने राजधानी तक हमारा संवाद है, और संवाद के साथ साथ सारी व्यवस्थाएं कि तत्काल हमें कौन सा काम करना है। यानी अगर कहीं कोई घटना घटती है, उस घटना के कुछ ही समय बाद, यानी वो सेकंडों में वो सूचना देहरादून आ जाती है, और उसके बाद हमें क्या निर्देश देने हैं वो कुछ ही सेकंडों में वहाँ दे देते हैं।
नहीं मदन कौशिक जी, हाल ही में मुझे लगता है 2 दिन पहले एक वीडियो आया, सहस्त्रधारा का वीडियो आया, ऊपर बारिश हुई थी और एक फैमिली और 7-8 लोग फंसते हुए तस्वीरें हमने भी अपने चैनल पर दिखाई। सहस्त्रधारा ऐसी जगह पर जहां पर सैकड़ों हजारों लोग एक दिन में जाते हैं, तो आप जो सेकंड में इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, क्या इसमें और सुधार की जरूरत है? देखिए 2 चीज़ें हैं। एक जैसा उदाहरण देता हूँ मैं, गंगा में ऋषिकेश से लगाकर हरिद्वार तक वहाँ घाट बने होने के बावजूद अनेक प्रकार की कैजुअलिटी की संभावना बनी रहती है। जब कैजुअलिटी की संभावना बनी रहती है तो उसी प्रकार हमारे जो तैराक हैं वो हम सब जगह रखते हैं, तैयार रहते हैं, वहाँ पर एक्टिव है, बहुत एक्टिव रहते हैं। यानी एकदम घटना घटेगी तुरंत सूचना जाएगी, तैराक वहाँ मौके पहुँचेगा। कुछ जगह रहते हैं, कुछ ऐसी जगह होती है कि जहाँ पर ये संभावना बनती है कि बरसात में इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। वहाँ हमें उतना समय जरूर चाहिए जितने समय में हमारे लोग वहाँ से पहुँच सकें। तो ऐसा नहीं है, अगर सूचना मिलती है तो हमारी टीम को पहुँचने में वही समय लगता है जो मिनिमाइज होता है, कम से कम समय होता है। सर अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए क्या, क्योंकि फ्लैश फ्लड जो है वो सबसे बड़ी समस्या पहाड़ की है, उसके लिए क्या तकनीकी तौर पर आपने सक्षम किया है? देखिए हमारे यहाँ जो ये सिस्टम है बहुत एडवांस है और ये भारत सरकार के सहयोग से एक जगह से नहीं है, ये कई जगह से हम लोग उन सारे सिस्टमों में जुड़ के रहते हैं। सारे सिस्टम्स को हमें जहाँ से भी होता है उस सब का रेस्पॉन्ड हमें मिलता है कि अभी क्या होना है। लेकिन क्या है कि एडवांस होने के बावजूद भी अभी जो हम कहते हैं कि उसका सत्यता कितनी है वो तो उन्हें बता देंगे, लेकिन अभी जो सत्यता वाली बात कहते हैं वो 100% नहीं है, वो उसमें थोड़ी अभी कमी है। लेकिन हम इससे भी एडवांस सिस्टम हो इस पर भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ हॉल में बैठे कुछ लोग भी अगर सवाल मंत्री जी से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, माइक आपके पास चला जाएगा, आप हाथ उठाइएगा प्लीज़। लेकिन मदन कौशिक जी, अब सवाल है कि पंचायती राज विभाग, मैंने महेंद्र भट्ट जी से भी सवाल पूछा, चूँकि ये विभाग आपके पास ऐसा है जहाँ से आप पलायन रोक सकते हैं। घोस्ट विलेज की बात होती है, चूँकि पंचायती संस्थाओं को अगर आप स्ट्रेंथन कर देंगे तो वहाँ से पलायन रुकेगा और ये समस्या कम होगी। इसके लिए कोई प्लानिंग आपने की है? सरकार उसके लिए क्या कर रही है? देखिए आपने देखा होगा पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। अभी इस समय शानदार तरीके से धामी जी काम कर रहे हैं, पूर्व में त्रिवेंद्र जी थे। हम लोगों ने पलायन आयोग बनाकर पहले वो सारा चिन्हीकरण किया कि ऐसे क्षेत्र कौन से हैं और उनके कारण क्या है। उन कारणों पे गए, एक एक करके उन कारणों को रिमूव किया जाए तब वहाँ जाएंगे। और जिस स्पीड से पलायन हो रहा था पिछले 10 वर्षों में, रिवर्स पलायन तो मैं नहीं कह सकता कि हमने रिवर्स पलायन इतना कर दिया है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि इसकी जो जागरूकता होनी चाहिए, उस जागरूकता में लोगों को किस प्रकार की आवश्यकता है, उसमें लोगों को जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको सुविधाओं के बारे में हमने केवल चिंता नहीं की, हमने इसमें कोशिश की है कि जो अनेक कारण हैं इसमें से जो कारण तत्काल किए जा सकते हैं, इतने वर्षों में हमने उन कारणों को समाधान पे हम गए। सर क्योंकि आपके पास आयुष और वेलनेस भी है और ये विभाग भी, तो यहाँ क्या तकनीक अपनाई जा रही है या यहाँ पर कौन सी ऐसी योजनाएं लाई जा रही हैं जिससे कि लोग यहाँ का ज़्यादा रुख करें? क्योंकि अभी भी हम देखते हैं इसके लिए लोग साउथ का रुख करते हैं। ये वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण आपने पूछा है कि एक ऐसा प्रदेश जो एक आयुष प्रदेश है, जो योग प्रदेश है, जो प्रकृति का दिया हुआ खजाने से भरा हुआ प्रदेश है, और उस प्रदेश के अंदर इस दिशा में बहुत तेज़ी से हमें बढ़ने की आवश्यकता है। अभी हम लोग विचार कर रहे हैं कि हम अपने राज्य में एक योग विश्वविद्यालय बनाएं। भारत सरकार से हम लोग संवाद कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि जल्दी ही होने के बाद हम इस दिशा में बढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी हम लोगों ने बैठ के तय किया कि जो हमारे यहाँ छोटे होटल हैं, मीडियम होटल हैं, बड़े होटल हैं, हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में धर्मशालाएं हैं, आश्रम हैं, अखाड़े हैं, बहुत हैं, खासतौर पर धार्मिक स्थानों पर बहुत ज़्यादा है। इन सबको हम वेलनेस सेंटरों से कैसे जोड़ें, किस प्रकार हम उनको योग के द्वारा तैयार करें, और हमने इसके लिए एक नीति तैयार हम लोग कर रहे हैं कि उन लोगों को कहीं से जाना ना पड़े, वो सरकार
की तरफ देखें, नीति तैयार है, वो कहें कि हमें इतने लोग इस रूप में चाहिए, हम वो लोग उनको तैयार करके ट्रेनिंग दे के उनकी जो पढ़ाई करनी मिनिमम या मैक्सिमम जो भी है पढ़ाई करके उनको हम दे दें। कि ये सच्चाई है कि ये राज्य इस दिशा में यदि बढ़ता है तो शायद एक बहुत बड़ी आर्थिक रूप से मैं कहता हूँ संपन्नता की तरफ इस विषय में बढ़ेगा। और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम इसमें वो सब कुछ करने वाले हैं जो वास्तव में एक राज्य को जहां भगवान ने सब कुछ दिया है वहां इस दिशा में होना चाहिए। मदन कौशिक जी, एक सवाल है कि भाई आपने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के कानों में कौन सा मंत्र फूंक दिया है कि आप 2002 में करीब 3000 वोट से जीते, फिर वो मार्जिन बढ़ता गया 35,000 तक पहुंच गया और आप लगातार जीत रहे हैं। क्या ऐसा करते हैं आप क्षेत्र में, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी 5 टर्म में आपके खिलाफ नहीं आया, क्या ऐसा करते हैं? देखिए कुंदन जी, दो चीज़ें होती है जब हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं या किसी भी फील्ड में काम करते हैं, आपके जो जुड़ाव है उस फील्ड में, तो यानी बहुत से लोग क्या करते हैं कि 3 महीने 4 महीने 6 महीने में चुनाव की तैयारी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तौर पर 5 साल तैयारी करती है लगातार, वो 1 मिनट भी फुर्सत नहीं लेने देती, चाहे वो हमारा बूथ का अध्यक्ष हो, वार्ड का अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, हमारी कोई टीम हो, प्रकोष्ठ हो, हमारे इतने पूरा संगठन तैयार करके तो 5 साल तक वो सारे फील्ड में रहते हैं, काम करते हैं। फिर विधायक की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने उस क्षेत्र में जाकर उस सबको तैयार करें। तो मैं समझता हूँ कि जनता का ये जो विश्वास है, इस विश्वास को अगर आप जीत पाते हैं तो तब कहीं ना कहीं जनता को लगता है कि हाँ, ये जो ताकत है हमें सौंपनी पड़ेगी, सौंपनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे आने वाले चुनावों के लिए। आप अपने विभाग के लिए बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ इस मंच में तमाम विषयों पर जानकारी देने के लिए और क्या कुछ रणनीतियाँ रहेंगी ये भी आपने बताया। मैं बुलाना चाहूँगी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंद्रा सर को कि प्लीज़ आएँ और सम्मानित करें स्मृति चिन्ह देकर। देखिए, मदन कौशिक जी ने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण विभाग उनके पास है, चुनौतियाँ इसलिए बहुत ज़्यादा हैं और उस चुनौतियों से कैसे निपटना है ये कोशिश की जा रही है आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि आपदा एक बहुत बड़ा विषय होता है, उसको लेकर विस्थापन को लेकर क्या रणनीतियाँ हैं वो उन्होंने बताई। आयुष वेलनेस को लेकर भी उन्होंने कहा कि आगे आने वाले दिनों में आर्थिक रूप से और मजबूत होगा उत्तराखंड। तो ये तमाम योजनाएं रही हैं और भी तमाम विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं।